मैथ्स वाले गुरुजी ने। हेलो स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हम आपको पढ़ा रहे थे। मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। अभी आपके इससे पहले आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बताया था दो तरह का होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो तीन पार्ट में स्टडी कर सकते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। कल मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था। हार्ट की जो मार्फोलॉजी है, बाय संरचना है, एनाटॉमी है, कैसे मैकेनिज्म है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे सर्कुलेशन होता है। तो आपने देखा था कि जो हार्ट हम कल पढ़ रहे थे, तो हार्ट में ये 4 चैम्बर दिखाई दे रहे थे और ये वाला पार्ट राइट पार्ट है, इज द राइट ऑरिकल, इज द राइट वेंट्रिकल, इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट में राइट पार्ट में पूरे में इम्प्योर ब्लड था और लेफ्ट पार्ट में पूरे में कौन सा था, प्योर ब्लड था। तो हियर द ब्लड इंटर्स ट्वाइस इन द हार्ट। जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में इंटर करता है। सो इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। This is the characteristic features of the apes and mammals. Completely 4 chambered heart था। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में राइट में पूरे में प्योर ब्लड और लेफ्ट में पूरे में प्योर ब्लड। दैट द राइट पार्ट इज कॉल्ड द, ये जो पूरा राइट पार्ट था दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी हार्ट। इसमें क्या नाम दिया था, इज कॉल्ड द पल्मोनरी हार्ट एंड द लेफ्ट पार्ट, होल लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड द सिस्टमिक हार्ट। इससे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का बेनिफिट क्या है, इट टोटली सेपरेट्स द इम्प्योर एंड प्योर ब्लड। इम्प्योर और प्योर ब्लड पूरी तरह से सेपरेट रहता है और इसीलिए जो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीनेट और फिल्टर होने जाता है और जो प्योर ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है फॉर द जनरेशन ऑफ द, क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर द एटीपी। So this is the double circulatory system, the characteristic features of the apes and mammals, which is the 4 chambered animals, as well as reptiles में भी कुछ exception है, जैसे crocodile है वो भी 4 chambered होता है। ये सब 4 chambered है। वैसे reptiles incomplete 4 chambered होता है, लेकिन यहाँ पर crocodile इसमें exception है। तो अगर आप हार्ट के बारे में देखें कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है, तो 5 ग्रुप्स होते हैं। दिस इज एम्फीबिया। ये फाइलम कॉर्डेटा में जो वर्टिब्रेट्स हैं वो 5 ग्रुप्स हैं। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एज वेल एज मैमल्स। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ओनली। Now in the amphibians the 3 chambered heart is present. 3 chambered heart है। तो क्या है, वेंट्रिकल इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स। वेंट्रिकल डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट में, ऑरिकल क्या होता है, सिंगल होता है। एंड इन द रेप्टाइल्स दिस इज द इनकम्प्लीटली 4 chambered, दिस इज द इनकम्प्लीटली 4 chambered heart, दिस इज द इनकम्प्लीट 4 chambered, incomplete 4 chambered। As well as in the apes and mammals, completely 4 chambered heart are present. This is the characteristic feature of the apes and mammals. So the double circulatory system is present in the apes and mammals, through which the pure blood enters into the all over the body via the systemic aorta. अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट की स्टडी करने के बाद अब आता है यहाँ पर कंट्रोल ऑफ द हार्ट, कि हार्ट का जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है। देखते हैं हम लोग। पहले ये माना जाता था कि हार्ट जो है न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक माने इट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स। पर बाद में बहुत सारी स्टडी की गई, देखा गया कि अगर कोई एक कैजुअलिटी होती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो अगर उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद भी हार्ट थोड़ी देर तक क्या करता है, पंप करता रहता है। इट मींस हार्ट इज नॉट न्यूरोजेनिक, हार्ट इज मायोजेनिक। इसका मतलब जो हार्ट बीट का जो स्टिमुलेशन होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। इट सेल्फ बाय द मसल्स। तो हार्ट हमारा यहाँ मायोजेनिक है और जो हार्ट का कंट्रोल है
It is controlled by the sympathetic system as well as the parasympathetic system. This is the sympathetic system and it is the parasympathetic system. आपको पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. Autonomous nervous system is again differentiated into the two parts, the sympathetic as well as the parasympathetic. तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो होता है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिस समय हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज ए हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, आल्सो कॉल्ड द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. Adrenaline and noradrenaline and controlled by the spinal nerves. हमारी बैकबोन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उससे जो नर्व्स निकले द स्पाइनल नर्व्स, और जो स्पाइनल नर्व्स है दैट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, दे इंक्रीजेस द हार्ट बीट. हार्ट बीट को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है. तो एक्सरसाइज के समय जब हार्ट बीट इंक्रीज करती है दैट इज कॉल्ड ट्रैकीकार्डिया. एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है ट्रैकीकार्डिया. ट्रैकीकार्डिया एज वेल एज द पैरासिम्पैथिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट, इट इज कंट्रोल्ड बाय द एसिटिलकोलिन हार्मोन. इज द एसिटिलकोलिन, इट इज द न्यूरो हार्मोन that is secreted by the, आपको मैंने पढ़ाया था नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन पढ़ा था, न्यूरॉन्स में जहाँ पर एक्सॉन बटन होते हैं उससे केमिकल रिलीज हुआ था एसिटिलकोलिन, दैट इज कॉल्ड द न्यूरो हार्मोन. और ये जो न्यूरो हार्मोन था इट इज कंट्रोल्ड बाय द वेगस एंड क्रेनियल नर्व्स. वेगस नर्व्स होती है और क्रेनियल नर्व्स होती है, इससे कंट्रोल होता है. एंड द हार्ट बीट बिकम्स लो, इसी कारण से हार्ट बीट हमारी लो हो जाती है और दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया. ब्रेडिकार्डिया, कार्डिया वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी को कहते हैं, इसीलिए पेरिकार्डियम का वर्ड यूज करते हैं. इट मींस हार्ट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम. तो यहाँ जो पेरिकार्डियम, कार्डियम माने हार्ट और हार्ट के चारों जो लेयर है दैट इज पेरिकार्डियम, इसीलिए यहाँ पर ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया वर्ड यूज हुआ है. तो दैट इज द हार्ट कंट्रोल. और हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक होता है. अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि साइनोएट्रियल नोड की हार्ट में मैसेज का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे स्टिमुलेशन होता है और कैसे हार्ट हमारा फंक्शन करता है. तो एक क्रिश्चियन बर्नार्ड साइंटिस्ट हुए हैं. सबसे पहले हार्ट का जो ट्रांसप्लांटेशन किया था साइंटिस्ट ने, द नेम इज कॉल्ड द क्रिश्चियन बर्नार्ड. Heart transplantation, heart transplantation by a scientist called the Christian Barnard. सबसे पहले से साइंटिस्ट हुए. अब हम देखते हैं यहाँ पर साइनोएट्रियल सिस्टम, द साइनोएट्रियल सिस्टम. हार्ट के अंदर कैसे इनिशिएशन होता है हार्ट बीट का, और ये जो इनिशिएशन है आगे कैसे पूरे हार्ट में ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड द साइनोएट्रियल सिस्टम. इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ नोड्स कॉल्ड द ऐसे नोड. ऐसे नोड इज कॉल्ड द साइनोएट्रियल नोड. द फुल फॉर्म इज द साइनोएट्रियल node, as well as the AV node. AV node, the full form of the AV node is the atrioventricular node. Auriculoventricular भी कह सकते हैं, atrioventricular भी कह सकते हैं. एट्रियम और ऑरिकल both are same. The third part is the bundle of His. The bundle of His, and the fourth part is the left and right bundle branches.
left and bundle branches. And the fifth part is called the Purkinje fibers. Purkinje fibers related to the heart. आप सबको पता है ये सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करके पूरे हार्ट में ले जा रहे हैं. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. दिस इज द SA node. सेल्फ एक्साइटेड मसल फाइबर्स का जो ग्रुप होता है, स्व उत्तेजित तंत्रिका तंतुओं का, मसल तंतुओं का जो गुच्छा है, that is called the SA node, also called the sinoatrial node, that is responsible for the initiation of the heartbeat at the regular interval. ये जो हमारी कार्डियक मसल्स है वो कभी थकती नहीं है, तो लगातार सेल्फ एक्साइटमेंट द्वारा यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, स्टिमुलेशन रिलीज होता है. और ये जो स्टिमुलेशन है ये ऐसे नोड से हो करके और इट क्रिएट्स द 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम पर मिनट क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है. जब स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट बीट का इनिशिएशन इसी से होता है. सो इट इज आल्सो कॉल्ड द पेस मेकर, गति निर्धारक. कभी आपने सुना होगा किसी लोग कहते हैं कि हमने पेस मेकर लगवाया. इसका मतलब है कि जो ऐसे नोड है साइनोएट्रियल नोड, जो मसल फाइबर्स का जो गुच्छा है वो एक रेगुलर इंटरवल पर हार्ट बीट क्रिएट नहीं कर रहा, पल्स नहीं क्रिएट कर रहा है, ओरिजिन नहीं हो पा रही है, उसके कारण से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा, तो उसकी जगह एक छोटी सी बैटरी लगा देते हैं. दैट इज कॉल्ड द पेस मेकर. और ये जो पेस मेकर है इट आल्सो कॉल्ड द SA नोड. और ये ऐसे नोड से जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इंटर्ड इनटू द नेक्स्ट muscle fibers, the group called the AV node. AV node. This is the interauricular septum. This is the, and near of the interauricular septum, the group of fibers called the AV node, which receive the impulse from the SA node. तो जो SA node है उससे impulse क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है AV node. Now the AV node sends the impulses up to the a group of fibers called the bundle of His. This is the bundle of His. तो AV node से जो मैसेज रिसीव कर रहा है, impulse रिसीव कर, that is called the bundle of His, near about the interauricular septum up to the interventricular septum. तो interauricular septum से लेकर के, मैंने दूसरे कैसे बना रहा हूँ यहाँ, तो ये इंटरऑरिकुलर सेप्टम से लेकर के और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक ये जो मैसेज को कन्वे कर रहा है दैट इज कॉल्ड द बंडल ऑफ हिस. नाउ इनटू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द बंडल ऑफ हिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. these are the 2 branches. जब हमारी लेफ्ट ऑरिकल की तरफ जो जाती हैं, लेफ्ट ऑरिकल कौन सी, यहाँ पर है, उसको कहेंगे यहाँ पर लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. और जो राइट पार्ट में जा रहा है दैट इज कॉल्ड द राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच. नाउ दे कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द ऑरिकल टू द वेंट्रिकल एंड देन these fibers ascend and carry the message to the whole ventricle. These are called the Purkinje fibers. This is the Purkinje fibers. तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से 5 टाइप के स्टिमुलस थे. सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर ऐसे नोड में. ऐसे नोड इज द साइनोएट्रियल नोड. जो साइनोएट्रियल नोड है हमारा वो सबसे पहले पेस मेकर कहलाता है और यही मैसेज को क्या करता है, इनिशिएट करता है. तो सबसे पहले जो इनिशिएशन होता है यहाँ पर वो किससे होता है, ऐसे नोड से होता है. ऐसे नोड के बाद ये AV नोड पर जाता है और AV नोड से होता हुआ थ्रू द बंडल ऑफ हिस it enters into the interventricular septum, both sides, the left and right bundle branches, and then these bundle branches ascend, ऊपर की तरफ चढ़ती हैं and carry the impulse to the whole ventricle. ventricle है, so these are called the Purkinje fibers. तो इस तरह से पूरे हार्ट में क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है. ऐसे नोड AV नोड बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस as well as the Purkinje fibers.
अब आता है कि हार्ट में जो छोटे छोटे से ड्रॉबैक्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हार्ट के पंप होने में, तो कुछ टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं उसके लिए, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट। अक्सर एक वर्ड यूज होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम? आपने सबने क्रिकेट देखा है, स्ट्रोक नाम सुना है आपने। स्ट्रोक ये हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, when the ventricle contracts the blood is carried out via the pulmonary aorta as well as systemic aorta। तो हमारी वेंट्रिकल जिस समय कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस समय जो ब्लड को प्रेशर से पंप करती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, द प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ब्लड बाई द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, सिस्टोल भी कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल टू एरोटास इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है पर हार्ट बीट, एक बार हार्ट के पंप करने पर जितना हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड क्या हो गया, कैरी हुआ, इस कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 ml होता है। नाउ अब यहाँ पर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या, अगर आप देखें कि जो हमारा कितना अमाउंट क्या हो रहा है यहाँ से कैरी हो रहा है ब्लड में पर मिनट, तो 70 ml इंटू 72 टाइम्स, हार्ट हमारा पर मिनट 70 से 72 टाइम्स क्या करता है, पंप करता है। तो 70 ml और 72 ml का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द 5 लीटर ब्लड कैरीड आउट बाय हार्ट। ठीक है, तो कौन ले जाएगा इनको, हमारी एरोटास ले जाएंगी, ठीक है, बाय एरोटा पर मिनट। तो जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद कितना 5 लीटर ब्लड पर मिनट क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है। हम आते हैं इसमें कि एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट, हार्ट में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो हार्ट में अगर हमको एबनॉर्मलिटीज देखना है तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कार्डियक अरेस्ट। क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट। आपको पता है कि अगर हार्ट बीट अगर बंद हो जाए, हार्ट बीट स्टॉप्स, अगर हार्ट बीट रुक जा रही है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक। जो टेक्निकल वर्ड यूज होता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट के अलावा फिर एक वर्ड यूज होता है, दैट इज द हार्ट फेल्योर, पर्टिकुलर हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब है हार्ट डू नॉट पंप टू ब्लड। हार्ट क्या नहीं कर रहा, पंप नहीं कर रहा है, तो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड द हार्ट फेल्योर। कार्डियक अरेस्ट मतलब हमारी हार्ट बीट क्या हो गई है, रुक गई है। नाउ द वर्ड इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो क्या मतलब है, द हार्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड द मायोकार्डियल। मायोकार्डियल इसलिए, मायो मींस मसल्स, कार्डियो माने हार्ट की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। What do you know myocardial infarction? Due to the deficiency of the oxygen, due to insufficient supply, due to insufficient supply of blood to heart। अगर हार्ट में ब्लड की सप्लाई, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट, अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है, पूरी सप्लाई ऑक्सीजन नहीं हो पा रही है, तो हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन
आपने देखा होगा इस समय जो कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड-19 की, वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे यहाँ पर लंग्स कैरी कर रहे हैं कहाँ से? एनवायरमेंट से। लंग्स के थ्रू कहाँ जा रहा है? ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज तक पहुँच रहा है, कन्वर्ट हो रहा है और उसमें फिर डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में। ये ऑक्सीजन को आगे तक कैरी नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक लॉस्ट हो जा रही है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या थे यहाँ पे? एल्वियोलाई पढ़ा था आपने। एल्वियोलाई के अंदर क्या था? एयर सैक के चारों जो ब्लड कैपिलरी थी, तो एयर सैक्स हमारे स्वेल नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा कोविड के जो है केसेस हैं, उसमें जो वायरस है वो वायरस इंटेंगल्ड हो जा रहा है हमारे एयर सैक्स में, एल्वियोलाइज में, और उसके कारण से जो उसका एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन नेचर है वो क्या है? सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनकम्प्लीट रहेगी, दैट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके कारण से हार्ट में कंटिन्यू पेन होता है एंड इट इज ट्रीटेड बाय, इसको अगर ट्रीट करना है तो इट इज ट्रीटेड बाय एक स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इन्हें ट्रीट कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेज से ट्रीट किया है, दैट इज कॉल्ड द एमआई। अब हम आते हैं इसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एज वेल एज एथेरोस्क्लेरोसिस। देखना है आपको दोनों क्या होता है, दैट इज द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एज वेल एज the atherosclerosis। पहले हम आते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स, द ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो जो ट्यूनिका मीडिया है, बीच की जो लेयर है, तो यहाँ पर ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयन on the tunica media, हमारी जो आर्टरी की जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, उसमें क्या डिपॉजिट हो रहा है? कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। तो जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन ट्यूनिका मीडिया, सो इट बिकम हार्ड। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो धीमे धीमे हार्ड होने लगेगी। जब आपको पता है जो इलास्टिक नेचर होता है, वो इलास्टिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? अब इसके अंदर भी एक लेयर है, मैंने आपको बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर, दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका इंटरना। दिस इज द ट्यूनिका इंटरना। तो अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो ही रहा है, एज वेल एज द कोलेस्ट्रॉल ऑन ट्यूनिका इंटरना। तो हमारी जो इंटरनल लेयर है आर्टरी की ट्यूनिका इंटरना, उसमें कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम दोनों डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द एथेरोस्क्लेरोसिस। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम ऑन द ट्यूनिका मीडिया मींस मिडिल लेयर। तो ये दोनों ही कंडीशंस में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो क्या होता है? यहाँ पर हार्डनिंग के साथ साथ जो डायमीटर प्रभावित होता है, उसके कारण से ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम आते हैं इसके बाद, हमने अभी आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ा दिया, हार्ट पढ़ा दिया। इसके बाद हम आते हैं ब्लड वेसल्स। जो तीसरा पार्ट था, थर्ड पार्ट, इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की सिंपल डेफिनेशन है, द ट्यूब्स दैट कैरी द ब्लड, जो ब्लड के फ्लो के लिए रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज द आर्टरी है कि वेन है, ठीक है, कि कैपिलरीज हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ब्लड वेसल्स। द थर्ड पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ब्लड वेसल्स। द ट्यूब्स as well as pipes for transport of blood। ब्लड के ट्रांसपोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबल पाइप्स या ट्यूब्स हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स।
Now the blood vessels is differentiated into three parts: the arteries, veins, as well as capillary. आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरी है, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है आर्टरी, वेन और कैपिलरी में? द आर्टरीज कैरी द स्पेशल ट्यूब या द वेरियस ट्यूब्स आर द पाइप्स व्हिच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल ओवर द बॉडी इज कॉल्ड द आर्टरीज। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी एंड द वेन्स, the tubes are the pipes in the body which carry the deoxygenated blood या unoxygenated blood from all over the body up to the heart except the pulmonary vein are called the veins. Now the capillary, these are the very fine tubes for the blood circulation whose wall is fully permeable for the gases as well as the other materials. अगर wall permeable है पूरी तरह से, that is called the capillary, and these are the very fine branches that connect the artery to the vein. तो आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने के फाइन ट्यूब्स और कैपिलरीज हैं। तो हम आपको सब पहले आर्टरी पढ़ाते हैं, फिर वेन, फिर कैपिलरी। नाउ द आर्टरी। सबसे पहले आर्टरी पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए एनाटॉमी ऑफ आर्टरी। तो एनाटॉमी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स से बनी हुई है, मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स कॉल्ड द ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, इंटरना से आपको समझ में आ रहा है, इंटरनल है। द ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मीन्स मिडिल लेयर है, एज वेल एज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मीन्स आउटर लेयर है। अब इट इज अगेन सब डिवाइडेड, जो ट्यूनिका इंटरना है वो फिर से सब डिवाइडेड हो गई। सबसे जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम इज मेड अप ऑफ द स्क्वेमस सेल्स। चपटी टाइल्स की तरह जो सेल्स होती है उससे मिलकर बनता है, तो ये स्क्वेमस सेल्स से मिलकर बनी हुई है, दैट इज द एंडोथीलियम। नाउ एंडोथीलियम के ठीक बाहर कौन सी लेयर होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। This is the basement membrane. Now above the basement membrane, the lamina propria. It is made up of the unstriped muscles. Unstriped muscles से मिलकर बनी हुई थी। And the lamina propria के ठीक बाहर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द इनर इलास्टिक मेम्ब्रेन। These are the parts of the tunica interna: endothelium, basement membrane, lamina propria, and the inner elastic membrane. So these are the tunica interna. नाउ द ट्यूनिका मीडिया, ये इंटरनल लेयर है, ये इनर से आउटसाइड की तरफ है, सबसे अंदर। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो इस जगह से आप शुरू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एंडोथीलियम, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड द lamina propria, and next the fourth layer is called the क्या आएगा? inner elastic membrane, ठीक है। these are four layers, और इन चारों लेयर्स को मिला के कहेंगे यहाँ पर ट्यूनिका इंटरना। अब इसके बाद आती है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में फिर से दो लेयर हैं, कौन कौन सी हैं? सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर एज वेल एज आउटर इलास्टिक मेम्ब्रेन, outer elastic membrane. Both these
कनेक्ट द ट्यूनिका मीडिया। ये दोनों किससे मिलकर बनी है? ट्यूनिका मीडिया से बनी है। और सबसे बाहर की ओर होता है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है इज मेड ऑफ द ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो आप देख लीजिए, ये ट्यूनिका इंटरना में 4 लेयर थी। इसके बाद जो 2 लेयर हैं यहाँ पर, ये दोनों, ये अंदर वाली है यहाँ पर कौन सी? सर्कुलर मसल लेयर। और ये वाली जो लेयर है वो कौन सी है? आउटर इलास्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन थी दैट इज मेड अप ऑफ द ट्यूनिका मीडिया। और इसके बाहर फिर से एक लेयर थी कनेक्टिव टिश्यू की। दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसी तरह से 3 लेयर यहाँ पर इस जगह पर। और ये बीच की क्या है? ये ल्यूमेन है। दिस द ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन्स कैविटी। तो आप देख रहे हैं जो आर्टरी है, आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो बहुत नैरो होती है, और जो उसकी बॉडी वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। तो बॉडी वॉल थिक है और 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। मैंने आपको सारी लेयर्स बता दी कि एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया एंड द इनर इलास्टिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द ट्यूनिका इंटरना. Now the media is differentiated into circular muscle layer and outer elastic membrane, and the outermost layer tunica externa is made up of the connective tissue. अब हम आते हैं इसके बाद आर्टरी में, द टाइप्स ऑफ आर्टरी. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, दिस इज द ट्यूनिका इंटरना. दिस इज द ल्यूमेन. तो आप देख रहे हैं जो आर्टरी होती है वो थिक वॉल होती है, थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन. ल्यूमेन क्या होता है? सकरा होता है. सो द ब्लड फ्लो इज हाई प्रेशर. तो ब्लड जो फ्लो होता है यहाँ पर, ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर. आपको पता है जब ल्यूमेन सक्रिय होगी तो ब्लड का प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर से बढ़ेगा. और अब हम आर्टरी और एरोटा में डिफरेंस देखते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दैट इज द एरोटा. एरोटा द लार्ज ब्लड वेसल, लार्ज आर्टरी. जो बड़ी आर्टरी होती है उसको एरोटा कहते हैं. अब ये एरोटा है. अब एरोटा फिर यहाँ पर डिवाइड कर जाती है किसमें? आर्टरीज. ये क्या है? ये आर्टरी. ठीक है. अब अगर आप टाइप्स ऑफ आर्टरी देखते हैं तो आर्टरी भी 3 तरह की. एक होता है यहाँ पर इलास्टिक artery, also called the conducting artery. Conducting artery. Now the second is the muscular artery. Muscular artery, also called the distributing artery. ब्लड को क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. Now the third is the, और इधर में छोटे पहुंच गए, called the arteriole. Artery. क्या डिफरेंस है? The elastic artery, also called the conducting artery, this is the elastic artery. इलास्टिक आर्टरी में बॉडी वॉल 3 लेयर्ड होती है. ट्यूनिका एक्सटर्ना में जो इलास्टिक
जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिक फाइबर्स के द्वारा, वो इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, मोर इलास्टिक फाइबर्स, मोर इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब ये और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है, अब ये फिर से डिवाइड करेगी, यहाँ पर फिर से डिवाइड करेगी। नाउ इट इज कॉल्ड द, अब इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी कहाँ पर इंटर कर गई, टिश्यू में इंटर करेगी, दिस इज द मस्कुलर आर्टरी। और जो मस्कुलर आर्टरी होती है आल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, क्योंकि पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इसमें यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स कम होते हैं, मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, मोर इलास्टिक फाइबर्स, मोर मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स ज़्यादा है, तो मसल फाइबर्स में ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद हम थर्ड पार्ट में आते हैं, आर्टेरियोल। जब ये फिर से डिफरेंशिएट करती है, दैट इज कॉल्ड द आर्टेरियोल। आर्टेरियोल में मेनली एंडोथीलियम ही रह जाती है। वैसे तो एंडोथीलियम के अलावा स्क्वैमस सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी रहती है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर ओनली एंडोथीलियम, केवल एंडोथीलियम रह जाती है आर्टेरियोल में। और ये जो आर्टेरियोल है, अब आर्टेरियोल फिर से डिफरेंशिएट करेगा। आप देख रहे हैं पहले एरोटा था, लार्ज आर्टरी को, इसके बाद इसको किस में डिवाइड हुआ, इलास्टिक आर्टरी में, इलास्टिक के बाद मस्कुलर आर्टरी में, ये मस्कुलर आर्टरी हो गई ये, फिर आर्टेरियोल में। नाउ these arterioles again divides into the fine fibers called the meta arterioles, और पतली फाइन ब्रांच हो गई, तो किसमें कन्वर्ट हो गई, मेटा आर्टरियोल्स में। इसमें भी मेटा आर्टरियोल्स में क्या रह जाती है, एंडोथीलियम रह जाती है। नाउ द मेटा आर्टेरियोल इज divided into the very fine branches. These are called the capillaries. These are the capillaries. तो मेटा आर्टेरियोल्स से भी जो फाइन ब्रांचेस होती है, दैट इज परमिएबल, दिस कॉल्ड द कैपिलरीज, थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो इसमें जो कैपिलरीज हैं, इससे होकर के हमारा लिम्फेटिक टिश्यू निकल सकता है, लिम्फ निकल सकता है, टिश्यू फ्लूइड निकल सकता है, प्लाज्मा बाहर निकल सकता है, तो ये कैपिलरीज है। अब जो कैपिलरीज के बेसिस पर जो होता है यहाँ पर, उस कंडीशन में कैपिलरी और ये जो पतली पतली ब्रांचेस हैं, जैसे इन ब्रांचेस से क्या निकल जाएगा, इन ब्रांचेस से जैसे ही ऑक्सीजन निकली, O2 एंड न्यूट्रिएंट्स निकल गए, और बदले में क्या इंटर करेगा, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे ही एंटर करेगा तो वैसे ही जो कैपिलरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी वेन्यूल में। अब जो CO2 नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल जैसे ही मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड द वेन्यूल। तो पहले जब इससे क्या था, इसमें O2 न्यूट्रिएंट्स मिले हुए, तब तक इसे क्या था, कैपिलरी कहा। अब कैपिलरीज में O2 CO2 निकल गया, O2 न्यूट्रिएंट्स और CO2 इंटर कर गया, तब तो वेन्यूल कहेंगे। और जो पतले पतले वेन्यूल्स हैं ये आपस में मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेन। और फिर एक बड़ी वेन सबसे लास्ट में बनेगी, इस इज कॉल्ड द वेना कैवा, वेना कैवा। तो आप देख रहे हैं कैसे कैपिलरीज के बेस पर यहाँ पर हमारा जो आर्टेरियल सिस्टम है वो वेन्यूल सिस्टम में बदल गया, वेनस सिस्टम बदल गया, लास्ट में क्या बन गया, वेना कैवा बन गया। वेना कैवा किसको कहते हैं, जो लार्ज वेन होती है इससे बड़ी उसको। और कौन सा ब्लड होता है इसमें, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट द किसको छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। तो ये जो एरोटा है ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए हुए है। तो कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने ये देखा कि कैसे आर्टरी हमारी किसे बदल गई, वेन बदल गई, या एरोटा हमारा किसे, वेना कैवा बदल गया। अब यहाँ पर हमने कैपिलरीज देखी है, तो जो कैपिलरीज होती हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द सीज एज वेल एज द पोर्स, पोर्स के बेस पे जो कैपिलरीज है फिर से 3 पार्ट में डिवाइड की गई। आप देखिए जो कैपिलरी सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी, किसने किया था, मार्सेलो मेलपीगे साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसको डिस्कवर किया, कैपिलरी को। द कैपिलरी वाज डिस्कवर्ड
कैपिलरी वाज डिस्कवर्ड बाय मार्सेलो मेलपीही। मार्सेलो मेलपीही एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 अरब कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। 10 अरब कैपिलरी ह्यूमन बींग्स में होती हैं, कैपिलरीज इन ह्यूमन बींग। आप समझ सकते हैं कितनी फाइन ब्रांचेस है, 10 अरब होती हैं। और जो कैपिलरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोर्स एंड परमिएबिलिटी, पोर्स और परमिएबिलिटी के बेस पर हमने जो कैपिलरीज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है 3 पार्ट? एक तो होता है यहाँ पर कंटिन्यूअस वाली, जो कैपिलरीज हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कंटिन्यूअस कैपिलरी, कंटिन्यूअस कैपिलरी क्या होती है? इसमें बड़े पोर्स नहीं होते हैं, कोई भी मटेरियल्स जो है बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स से निकल करके बाहर नहीं जा सकते, ना इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर दैट इज इम्परमेबल फॉर द लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो कह सकते हैं यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास, इससे होकर पास नहीं हो सकते। एग्जाम्पल क्या है? जो हमारे लंग्स में होती हैं, एज वेल एज मसल्स में होती हैं, एज वेल एज जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू, उसमें यहाँ पर जो कैपिलरी है दैट इज द कंटिन्यूअस कैपिलरी, सतत कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिलरी इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड में क्या होता है? यहाँ पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे होकर के पास हो सकते हैं, तो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स पास नहीं होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो एग्जांपल है फेनेस्ट्रेटेड में, ये हमारा। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं सिनुसॉइड्स। यहां पर लार्ज मॉलिक्यूल के साथ साथ जो सेल डेब्रिस है वो भी पास हो सकता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड सेल डेब्रिस कैन पास। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? स्प्लीन है, बोन मैरो है, एज वेल एज लीवर। अब जो फेनेस्ट्रेटेड का एग्जाम्पल रहेगा, जैसे एग्जाम्पल है विलाई। विलाई आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है उसमें बहुत सारे विलाई होते हैं। एज वेल एज ग्लोमेरुलस, जो हमारा नेफ्रॉन सिस्टम है उसमें जो ग्लोमेरुलस होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसमें पाया जाता है। तो कंटिन्यूअस लंग्स और मसल्स में है फेनेस्ट्रेटेड, जिससे यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, विलाई और ग्लोमेरुलस में पाया जाता है। और जो सिनुसॉइड्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स और सेल डेब्रिस सब पास हो सकते हैं, वो पाया जाता है स्प्लीन, बोन मैरो में, लीवर में। इसीलिए ये क्या है? फैगोसाइटिक ऑर्गन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये जो डेड आरबीसी वगैरह है उसको क्या करते हैं? भक्षण कर लेते हैं। नाउ आर्टरी, अभी हमने देख रहे थे आर्टरी और वेन, दोनों हमने पढ़ लिया। अब आर्टरी और वेन में डिफरेंस देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स इज द आर्टरी, इट इज द वेन। आर्टरी मोस्टली कौन सा कैरी करती है? मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या है? मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पर जो पल्मोनरी है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। नाउ दीज आर प्रेजेंट द डीपर पार्ट्स इन द बॉडी। शरीर में डीपर पार्ट्स में होती हैं, और ये किसमें पार्ट्स में होती हैं? ये पेरिफेरल होती है। इसलिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है यहाँ पर, अगर वो वेन इंट्रावेनस है बस, तो वेन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेन्स मोस्टली दिखाई दे रही है, जो आपको ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है वेन्स है। आर्टरीज बहुत गहराई पर होती है, तो ये पेरिफेरी होती है या पेरिफेरल होती है। थर्ड डिफरेंस देख सकते हैं इसमें कि जो कैसी होती है? ब्राइट रेड कलर की होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीमोग्लोबिन। ब्राइट रेड कलर की होती हैं। ये कैसी होती है? यहाँ पर स्लाइटली ब्लूइश होती है।
स्लाइटली ब्लूइश या ग्रीन होती है। इसके अलावा इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 15% ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, ब्लड फ्लो, और जो इसमें अप्रॉक्सीमेटली होता है वो 60% ब्लड फ्लो करता है। फिर इसमें वॉल्व्स नहीं होते है ना, हाई प्रेशर रहता है क्योंकि यहाँ पर ल्यूमेन क्या होती है, सकरी होती है। तो जो नैरो ल्यूमेन के कारण, सकरे होने के कारण इसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर होता है, क्योंकि इसकी जो ल्यूमेन होती है वो कैसी होती है, वाइड ल्यूमेन होती है। अब हम आर्टरी यहाँ पर बना दें, तो आर्टरी में यहाँ पर ये हमारी वॉल है, ये ल्यूमेन है। अगर वेन बना दें तो वेन में हमारी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और जो ल्यूमेन होती है वो कैसी होती है, वाइड ल्यूमेन। और इसमें कैसी ल्यूमेन हो रही है, नैरो। इसके अलावा वेन में चूंकि लो प्रेशर होता है, इसलिए ब्लड फ्लो रिवर्स ना हो जाए, तो दे कंटेन्स द यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स। क्या पाया जाता है इसमें, यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट। और यहां पर वॉल्व्स नहीं होते, नो वॉल्व्स, तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए कोई वॉल्व्स नहीं होते हैं। ये डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। अब हम आते हैं यहां पर आर्टरियल और वेनस सिस्टम। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में भी दोनों तरह का सिस्टम होगा, आर्टरियल सिस्टम भी होगा और कैसा होगा, वेनस सिस्टम भी होगा। अब अगर हम आर्टरियल सिस्टम देखें, यहाँ पर आर्टरियल सिस्टम, तो आर्टरियल सिस्टम में आपको पता है जो एरोटा है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक पल्मोनरी होता है, एक सिस्टमिक होता है। पल्मोनरी एरोटा एज वेल एज सिस्टमिक एरोटा। पल्मोनरी एरोटा कहां से निकल रहा है, अराइजेस फ्रॉम द, किस जगह से निकल रहा था बताइए, अरे ये पार्ट हमारा क्या कहला रहा था, राइट कहला रहा था, तो राइट वेंट्रिकल। और सिस्टमिक एरोटा अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो पल्मोनरी एरोटा है वो पल्मोनरी एरोटा यहाँ पर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो गया था, किसमें, राइट और ये लेफ्ट, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो राइट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जा रहा था, टू लंग्स एंड किडनी, लंग्स में जा रहा है और किडनी में जा रहा है फॉर द फिल्ट्रेशन। और जो सिस्टमिक एरोटा है हमारा वो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला था, पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है। तो जो पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करेगा यहाँ पर, तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ये हार्ट की वॉल को ब्लड ले जाती है, हार्ट के अंदर नहीं, हार्ट की वॉल को, हार्ट के ब्लड को पंप कर रहा है, कोई स्टोर हाउस नहीं है। तो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर हार्ट की वॉल को ब्लड ले जाती है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है सिस्टमिक एरोटा, और क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किस ब्लड को, डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब जो सिस्टमिक एरोटा से राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलने के बाद जो निकलती है उसे कहते हैं यहाँ पर ब्रैंकियोसेफेलिक, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। तो ये जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी निकली हुई है, तो ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी आपको पता है, सेफेलिक माने क्या होता है, हेड पार्ट होता है, ब्रैंकियो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर हमारे शोल्डर से, आर्म से रिलेटेड है। जो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक निकला हुआ है, तो ब्रैंकियोसेफेलिक इसको ट्रंक कहते हैं। तो ये जो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक ये ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसमें, राइट सबक्लेवियन
राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, और फिर इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब जो सबक्लेवियन है ये किसको सप्लाई करेगा? ब्लड को, हेड को करेगा, अपर आर्म को करेगा, ठीक है, रेडियस को करेगा, अल्ना को करेगा। इसी प्रकार से ये करेगा यहाँ पर राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन दोनों सेम, इस ये और ये दोनों फंक्शन सेम। और ये किसको करेगा? यहाँ पर कैरोटिड नेक पार्ट को करेगा ये। तो ये ब्लड को सप्लाई कर रहा है ब्रैंकियोसेफेलिक। अब जो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक है सप्लाई करने के बाद जो लोअर पार्ट है इसका सिस्टमिक एरोटा का लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट है इसका वो डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें? थोरेसिक एरोटा एज वेल एज एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा। अब जो थोरेसिक एरोटा है, थोरेक्स माने वक्ष है, वक्ष भाग में ब्लड की सप्लाई करेगा। तो जो वक्ष भाग में ब्लड की सप्लाई कर रहा है वो इंटरकोस्टल हो सकता है, फ्रीनियन हो सकता है। तो किसमें कर सकता है? ये इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल किसको करता है? रिब्स को। फिर यहाँ पर सुपीरियर फ्रीनिक किसको करता है? सप्लाई डायफ्राम को कर सकता है। ब्रोंकियल हो सकता है, ब्रोंकियल किसको करता है? यहाँ पर लंग्स को करता है, ब्रोंकस को। और किसको कर सकता है? ईसोफेजियल। ईसोफेजियल किसको कर देगा? ब्लड सप्लाई ईसोफेगस। इतने पार्ट ऑफ ब्लड की सप्लाई कर दिया इसने। अब हम आते हैं किसमें? एब्डोमिनल। तो आप देख रहे हैं सिस्टमिक एरोटा से यहाँ से कहाँ से निकला था? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई किया राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहाँ ले जा रही? हार्ट की वॉल में। इसके बाद इससे निकली ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक सिस्टमिक एरोटा से, उसको डिवाइड हो गया राइट सबक्लेवियन में, राइट कॉमन में, लेफ्ट सबक्लेवियन में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। इसके बाद उसके और नीचे आए। तो जब ये और नीचे आया तो उसका दो पार्ट बढ़ गया, थोरेक्स में जा रहा है और थोड़ा कहाँ जा रहा है? एब्डोमेन, जब ब्लड की सप्लाई के लिए। तो जो थोरेक्स में जा रहा था तो उसने इंटरकोस्टल जो आर्टरी है उसने किसको सप्लाई किया? लिप्स को। जो सुपीरियर फ्रीनिक थी उसने किसको किया? ब्रोंकस को। फिर इसके बाद डायफ्राम को, ब्रोंकियल वाले हैं ब्रोंकस को, वेसोफेगस वाले ईसोफेगस। अब जो एब्डोमिनल एरोटा जो एब्डोमेन में पाया जाता है ये ब्लड की सप्लाई कहाँ करेगा? तो जो एब्डोमेन के हमारे जो पार्ट है ब्लड की सप्लाई के लिए ये उसमें करेगा। तो इसमें इंटरकोस्टल हो सकता है, ब्रोंकियल हो सकता है। तो जो थोरेसिक पार्ट के बाद जो पार्ट बचता है वो यहाँ पर क्या है? जैसे इंफीरियर फ्रेनिक है, इंफीरियर फ्रेनिक ये किसको करेगा? ये आपको पता है डायफ्राम के लोअर पार्ट को करेगा, ठीक है। फिर सीलियक है, सीलियक किसको करेगा? यहाँ पर लीवर को कर सकता है, स्प्लीन को कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रीनल, जो रीनल आर्टरी किसको सप्लाई करेगा? यहाँ पर किडनी को सप्लाई करेगा। जो सुप्रा रीनल है, सुप्रा किसको सप्लाई करता है? यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को करेगा। नाम से समझते याद करते जाए। इंफीरियर फ्रेनिक, सुपीरियर फ्रेनिक ऊपर था, इंफीरियर फ्रेनिक कहाँ गया? नीचे। सीलियक में लीवर, स्प्लीन को, रीनल को, किडनी को, सुप्रा को, एड्रिनल ग्लैंड को। अब क्या करेगा? यहाँ पर सुपीरियर मीसेंट्रिक, सुपीरियर मीसेंट्रिक। तो हमारे एलिमेंट्री के नाम में कौन कौन सा पार्ट है? यहाँ पर ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम है, इलियक पार्ट है, ठीक है। फिर इसको करता है सीकम को कर देगा, कोलन को कर देगा। फिर यहाँ पर इंफीरियर मीसेंट्रिक है, इंफीरियर मीसेंट्रिक किसको कर देगा? यहाँ पर रेक्टम को कर देगा, रेक्टम और कोलन को कर देगा। तो आप देख रहे हैं इंफीरियर फ्रेनिक है, सीलियक है, रीनल है, सुप्रारीनल है, सुपीरियर मीसेंट्रिक है, इंफीरियर मीसेंट्रिक है। इसके अलावा आता है गोनेडियल।
तो जो गोनेडियल है वो गोनेड्स को करता है, और गोनेडियल में अगर वो टेस्टिस को कर रहा है तो किसे कहेंगे टेस्टिकुलर, और इसको कहते हैं ओवेरियन। तो टेस्टिकुलर टेस्टिस को करेगा ब्लड की सप्लाई, ओवेरियन किसको करेगा ओवरी को करेगा। और इतना करने के बाद जो पार्ट बचता है वो लंबर बचता है। कौन सा लंबर? लंबर पार्ट कटी को कहते हैं कमर। तो जो कमर में पार्ट होता है सैक्रल, ठीक है, फिर इसके बाद हिपैटिक, तो सैक्रल पार्ट को कर देगा, हिपैटिक पार्ट को कर देगा, फिब्रोल को कर देगा, यहाँ पर टिबिया फिब्रोल को कर देगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं टिबिया, फिबुला एटसेट्रा, इन सबको ब्लड सप्लाई करता। तो आप देख रहे हैं ये आपका आर्टरी सिस्टम था। अब आर्टरी सिस्टम के बाद हम आते हैं यहाँ पर वेनस सिस्टम, कि वेनस सिस्टम में जो ब्लड कैसे वापस कलेक्ट हुआ और कहाँ आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है। तो वेनस सिस्टम देखते हैं, वेनस सिस्टम। अब जब हम वेनस सिस्टम में आते हैं तो वेनस सिस्टम में हमको पता है कि वेन्स किसे कहते हैं, जो भी हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को जो कैरी करने वाली जो होती है उसको यहाँ पर वेन कहते हैं। तो अब इम्प्योर ब्लड को जो कैरी कर रहा है वो वेनस पार्ट है, और उसमें क्या आता है पल्मोनरी पार्ट आता है। इसमें मेनली कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है। आपको पता है यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है वेनस पार्ट में आएगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू किसमें ले जा रही है, लेफ्ट ऑरिकल। तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो इम्प्योर ब्लड ले रही है, क्योंकि पल्मोनरी जब लगाते हैं तो शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। और जो हमारी पल्मोनरी वेन थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। तो पल्मोनरी वेन के साथ साथ जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है, तो पल्मोनरी वेन है, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो ये पल्मोनरी वेन तो आपकी दो पेयर थी, इसके अलावा ये एक है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब हम दोनों में एक एक पार्ट को पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं सुपीरियर वेना केवा। कहाँ खुलती है ये, ओपन्स इनटू राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में खुलती है। अब जब राइट ऑरिकल में खुल रही है तो कहाँ कहाँ से ब्लड को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ब्लड वेसल्स। तो कहाँ कहाँ की ब्लड वेसल्स से ये क्या कर रही हैं, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही हैं। दैट मेक्स द सुपीरियर वेना केवा। और जो लोअर पार्ट से रिसीव कर रही हैं वो कौन सी कहलाएगी, यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा भी हम आपको देखते हैं कि पहले सुपीरियर पढ़ लेते हैं, इसके बाद आते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा भी, और जब आप हार्ट देखते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये जो ऐसी ट्यूब लगी हुई थी दिस कॉल्ड द सुपीरियर वेना केवा, और इसकी जस्ट बगल से जो आई थी ट्यूब दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है पूरा और बॉडी से, और इंफीरियर वेना केवा भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है पूरे बॉडी से। और बॉडी से लाने के बाद कहाँ इंटर करती है, पूरी बॉडी से लाने के बाद ये हार्ट के राइट ऑर्गन में लाती है। जब राइट ऑर्गन लाती है राइट ऑर्गन से कहाँ जाती है, लेफ्ट ऑर्गन में। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। अब अभी आपने देखा था कि जहां जहां से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो वहां पर आर्टरी ब्लड लगा दिया था, यहाँ पर वेन लगा दी थी। जो सुपीरियर वेना केवा है वो ब्लड जिससे रिसीव करेगी, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पर वही ट्यूब आएगी ब्रैंकियोसेफेलिक वेन। अब जो ब्रैंकियोसेफेलिक होगी वो सब क्लेवियन से ब्लड रिसीव करेगी, कैरोटिड से रिसीव करेगी। तो लेफ्ट सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन, लेफ्ट कैरोटिड, राइट कैरोटिड। फिर इसके बाद हम आते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा में एक इलियक वेन होती है, इलियक वेन मोस्टली वन पेयर होती है इलियक वेन। और जो एक पेयर इलियक वेन होती है पूरे बॉडी पार्ट से, अलग अलग पार्ट से ब्लड को क्या करती है, रिसीव करती है। तो जितना भी लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट में हमारा टिबिया, फिबुला, फीमर से लेकर के सारे पार्ट से ब्लड रिसीव करती है, इसका इंफीरियर वेन।
लास्ट में एक पार्ट रह जाता है यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जितने डेवलप्ड एनिमल्स में पाया जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मोस्टली इंटेस्टाइन के सारे पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो पूरा ब्लड यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा में जाने से पहले यहाँ पर हमारी किस में आता है, हिपैटिक वेन में आता है। और ये हिपैटिक वेन से जितना भी डाइजेस्टिव फूड होता है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर जो लीवर में स्टोर हो रहा है दैट इज कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इसी तरह से यहाँ पर एक हाइपोफाइशियल सिस्टम होता है, हाइपोफाइशियल सिस्टम। ये हाइपोफाइशियल सिस्टम क्या करता है, ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स उसको किससे कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोफाइशियल सिस्टम हो गया, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो गया और आपका वेनस पार्ट हो गया। इसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम बचा। लिम्फेटिक सिस्टम में अगर आप ब्लड से जो है क्या निकाल दें, आरबीसी निकाल देते हैं तो क्या बचता है, लिम्फ बचता है। दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। तो दो तरह का सिस्टम था ब्लड सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम में। तो जो लिम्फ होता है यहाँ पर, लिम्फ इज द लिक्विड दैट इज ओजेस आउट फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी से लिक्विड जो निकल रहा है दैट फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड and the part of the tissue fluid which is collected by the lymph vessels and again enters into the right auricle to maintain the osmotic pressure of the blood is called the lymph। तो कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि नो आरबीसी यहाँ पर, लॉट ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड से ज़्यादा होते हैं, लॉट ऑफ डब्ल्यूबीसी है। और O2 न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, O2 न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कम है और CO2 और एक्सक्रीटी मटेरियल्स यहाँ पर ज़्यादा है। CO2 एंड एक्सक्रीटी मटेरियल्स यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो आपको लिम्फ और ब्लड में जो डिफरेंशिएट करना है, तो लिम्फ कलरलेस से ब्लड कैसा है, रेड होता है। लिम्फ में लॉट ऑफ WBC होते हैं, ब्लड में WBC कम होते हैं। लिम्फ में यहाँ पर जो O2 न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम है, यहाँ पर इसलिए एरो नीचे की तरफ लगाया गया है, जबकि ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। लिम्फ में CO2 और एक्सक्रीटी मटेरियल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाई के लिए निशान लगा हुआ। ब्लड में इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है लिम्फ ब्लड में। और मेन जो लिम्फेटिक ऑर्गन है वो किसको माना गया है, स्प्लीन को। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लड बैंक। तो स्प्लीन मेन लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसके अलावा टॉन्सिल आपके लिम्फेटिक ऑर्गन है, टॉन्सिल्स। इसके अलावा इनमें सब में रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स होती हैं, रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स। और ये सब में लॉट ऑफ लिम्फोसाइट्स बनते हैं जिन्हें WBC के एक पार्ट है। और ये लॉट ऑफ लिम्फोसाइट्स बनने के कारण ये फेगोसाइटाइजेशन करते हैं, हमारे ब्लड की क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, डेब्रिस को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो हमारे ब्लड वेसल से लगातार लिक्विड निकल रहा है, उसके कारण से ब्लड कंसंट्रेट हो रहा है, तो ये लिक्विड लगातार फिर से लिम्फ वेसल्स द्वारा कलेक्ट होकर के हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल से होता हुआ हार्ट में फिर से आ जाता है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से क्या हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो ये सारा पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। तो हमने आपको जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बता दिया और लिम्फेटिक सिस्टम बता दिया। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हो गया 10 सेकंड है, वहाँ बंद हो जाएगा अपने आप। ओके, थैंक यू। इस पर नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंगे एक्सक्रीशन, नेक्स्ट टर्म पर। देखिए जरा बंद होता है कि नहीं 50 में।